गुड इवनिंग दोस्तों, बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के बारे में। जो चौथा टेस्ट मैच चल रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वहां पर अब देखो ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीत के सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली है। दैट मीन्स कि अब ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि ये सीरीज हार नहीं सकती। हाँ, इंडियन टीम अगर अगला मैच जीत गई तो फिर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो रिटेन कर सकते हैं, बट जीत नहीं सकते। टीम इंडिया के पास ही वो ट्रॉफी रहेगी। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है अब, क्योंकि सिडनी में बरसात के चांसेस है एंड मोस्ट लाइकली वो भी ब्रिस्बेन की तरह एक तरह से ड्रॉ हो सकता है। तो खैर मेलबर्न में एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एपिक मैच देखने को मिला है। हालांकि जो स्कोर कार्ड रहेगा, जो मार्जिन अब विन रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो एक तरह से बड़ा रहेगा, बट दैट डजंट टेल कि किस तरह से टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच में फाइट बैक किया है। कुछ की मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पे टीम इंडिया फेल हो गई, जो पुरानी एक तरह से गलतियां हैं उसी को एक तरह से उन्होंने दोहराया है एंड उसी के चलते अब देखो ये हार मिली है। तो उसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक हमने तीसरे दिन के बारे में बात की थी, जहाँ पे नीतीश रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत एक अच्छा पार्टनरशिप किया था। एनकेआर का शतक आया था, मेडन 100 इन इंटरनेशनल क्रिकेट। वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक तरह से कमाल की पारी खेली थी। जो रेजिलेंस दोनों ने दिखाई थी, उसके चलते टीम इंडिया, जहाँ पे एक वक्त पे लग रहा था कि जिस तरह से डे टू एंड हुआ था, हो सकता है कि टीम इंडिया जो कि फॉलो ऑन के स्कोर तक भी ना पहुंच पाए, बट उस पार्टनरशिप ने एक तरह से टीम इंडिया को एक अच्छे पोजीशन पर लाके खड़ा किया एंड उसने एक तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम को चैलेंज जरूर किया, उनके बैटर्स के लिए और उनके गेंदबाजों के लिए भी। क्योंकि जहाँ पे लग रहा था कि शायद 200 रन की लीड उनको मिलेगी, उनको सिर्फ 105 रन की लीड मिलती है और उसके बाद एक तरीके से उनका बैटिंग कोलैप्स होता है। तो टीम इंडिया के लिए एक उम्मीद जग जाती है। एक वक्त पे ऑस्ट्रेलिया जो कि वो सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए फोर्थ डे पे 91 पे 6 डाउन थे। जसप्रीत बुमराह और उनका साथ दिया था मोहम्मद सिराज ने, कमाल का स्पेल डाला था और ऐसा लग रहा था कि शायद इंडियन टीम जो कि वो इनको 130-40 पे ऑल आउट कर देगी और फिर 230-40 एक गेटेबल टोटल आखिरी डे पे जो कि हम चेस करने जाएंगे। बट वहीं पे देखो जो पुरानी आदत है टीम इंडिया की कि टॉप ऑर्डर के बैटर को तो जल्दी आउट कर देते हैं, बट जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है वो एक तरह से तंग करते हैं। तो वंस अगेन वही चीज़ हुआ। मार्नस लबुशेन एंड पैट कमिंस खड़े हुए थे, उनके बीच पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद आके नेथन लायन एंड स्कॉट बोलैंड ने भी परेशान किया और वहाँ से अगर आप देखो तो उन्होंने 130-40 रन और जोड़े आखिर के 4 विकेट के लिए। कुछ कैचेस भी छूटे, स्पेशली यशस्वी जायसवाल से। उनका दिन खराब था चौथे दिन पे, जहाँ पे भी खड़े हो रहे थे वहाँ कैच जा रहे थे और वहाँ पे एक तो वो मिस कर रहे थे। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखे इंडियन कैप्टन एंड ऑब्वियसली वो जायज़ भी था, बट ज़रूरी था एक तरह से चीज़ों को कंट्रोल करना। बट चौथे दिन पर अब देखो ऑस्ट्रेलियन टीम ऑल आउट नहीं हुई, 9 विकेट डाउन थे एंड मुझे उम्मीद था कि 5वें दिन पे एक तरह से ये आके अगेन बैटिंग करेंगे। तो वो उतने ब्रेव नहीं थे कि इंडियन टीम को वहीं पे डिक्लेयर करके बोलते कि आप एक तरह से ये जो रन चेज है वो कंप्लीट करो। आई थिंक 333 रन से आगे थे डे 5 में एंटर करते हुए। बट ये इंडियन टीम का खौफ है, इंडियन टीम का जो फाइटिंग स्पिरिट है उसके चलते अब देखो ऑस्ट्रेलियन टीम ने आके वो जो 1 विकेट बचा था उसके लिए और 5-6 रन जोड़े एंड 340 रन का जो टोटल है वो टीम इंडिया को दिया। जवाब में अब देखो टीम इंडिया 3 सेशन पूरे बैटिंग नहीं कर पाई, उम्मीद था कि बैटिंग करेंगे। पहले ही सेशन में आप देखो 3 विकेट गिर गए, पहले रोहित आउट हुए, फिर केएल राहुल भी जल्दी आउट हो गए एंड वन सेकंड देखो विराट कोहली अपने वीकनेस पे फेल हुए। अगेन वही वो जो 5वीं 6ठी स्टंप वाली बॉल है उसको ड्राइव करने के चक्कर में आउट हुए। केएल राहुल 0 पे आउट हुए। उससे पहले रोहित ने आई थिंक कुछ 40 बॉल खेल के 9 रन बनाई थी। तो इंडियन टीम बुरी तरीके से फंस गई थी 33 for 3 एट द लंच और वहाँ से तो मैच एक ही तरफ एक तरह से मुड़ रहा था, वो ड्रॉ की तरफ। बट इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा फाइट करना था एंड वो फाइट किया ऋषभ पंत एंड जायसवाल ने अपना नेचुरल गेम खेला। ऋषभ पंत ने अपने नेचुरल गेम से हट के वो पुजारा टाइप की बैटिंग कर रहे थे, जिसका कि किसी को उम्मीद नहीं था। बट ऋषभ पंत ने वो एक तरह से रूप अपनाया। जो उन्होंने गलती की थी फर्स्ट इनिंग्स में, वो खराब शॉट खेल के उससे सीख ली एंड यहाँ पे शायद टीम मैनेजमेंट की तरफ से वो कम्युनिकेशन भी हुआ होगा कि आपको लंबा खेलना है, थोड़ा सा रुक के खेलना है। तो उस चक्कर में उन्होंने अपने शॉट्स को कंट्रोल किए, इवन बॉडी में भी एक तरह से बॉल खाई। दूसरा सेशन जो कि वो विकेट लेस रहा। जब तीसरे सेशन में आए 7 विकेट बाकी थे एंड हम सब एक तरह से कॉन्फिडेंट थे कि ये मैच जो कि वो ड्रॉ पे ख़त्म होगा। बट वहीं पर ऋषभ पंत का एक ख़राब शॉट, मतलब उनके हिसाब से कहे तो वो नॉर्मल शॉट था, बट वो सिचुएशन में शायद वो दरकार नहीं था। ट्राविस हेड के अगेंस्ट वो आउट हुए हैं, पार्ट टाइमर के अगेंस्ट। वो बेसिकली एक ट्रैप था। एक तो ऑस्ट्रेलिया को अपने ओवर रेट पे काम करना था, क्योंकि वो एक दिक्कत रहा है उनके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो स्पिन उन्होंने लगा दी
और टेम्प्ट किया ऋषभ पंत और जायसवाल को उनके अगेंस्ट थोड़ा सा चार्ज करने के लिए, वहीं पे फंस गए और उसके बाद वो जो गेट था वो बिल्कुल खुल गया। उसके बाद जड्डू भी आउट हुए, नीतीश रेड्डी भी सस्ते में आउट हुए, वाशिंगटन सुंदर अंत तक खड़े रहे बट बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और जायसवाल जो कि इकलौते बैट्समैन थे जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे इस मैच में सेकेंड इनिंग्स में, वो भी एक तरह से कंट्रोवर्शियल तरीके से आउट हुए। आई थिंक उनका एज लगा और कीपर के पास कैच गया, बट ऑन फील्ड अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया था। और स्निको में एक तरह से जब चेकिंग हुआ तो कुछ नहीं आया था, लेकिन वो क्लियर डिफ्लेक्शन था कि नेकेड आई से भी दिख रहा था। बट वहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है एंड टेक्नोलॉजी एक तरह से उस चीज़ को मान नहीं रही है तो फिर आप डिसीजन कैसे एक तरह से चेंज कर सकते हो। खैर ये एक तो एक तरह से नॉर्मल चीज़ है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कि कंट्रोवर्सी एक तरह से हो रही है, एंड स्पेशली अगर आप बॉक्सिंग डे टेस्ट की बात करो तो फिर हर दिन एक तरह से एक नई कंट्रोवर्सी वहाँ पे हो रही थी। आकाशदीप के साथ भी वहाँ पे कुछ वैसा ही हुआ था, बट उस टाइम नेकेड आइज से देख नहीं रहा था एक तरह से बॉल लगा कि नहीं, बट स्निको ने वो चीज़ दिखाई। तो खैर वो सब एक तरह से पार्ट ऑफ द गेम होता है, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने आखिरी सेशन में कोलैप्स किया वो एक तरह से फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि हम सब ने मान लिया था कि एक तरह से मैच ड्रॉ होगा एंड 1-1 एक तरह से हम सिडनी में जाएंगे, एंड क्योंकि वहाँ पे बरसात के चांसेस थे सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद वहाँ पे भी मैच ड्रॉ हो जाए, तो हम बीजीटी रिटेन कर सकते थे अगर WTC में क्वालिफाई नहीं भी कर रहे हैं। बट ये जो एक तरह से रिजल्ट है वो काफ़ी एक तरह से हार्ट ब्रेकिंग और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था, नॉट जस्ट फॉर टीम इंडिया बट ऑल्सो टू इंडियन फैंस ऑल्सो। यहाँ पे देखो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि फैक्टर रही हैं इस हार की, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली देखो सीनियर बैटर्स का परफॉर्म ना करना, विराट एंड रोहित इन पर्टिकुलर, एंड साथ ही यार आप देखो टीम मैनेजमेंट की तरफ से जिस तरह से कॉम्बिनेशन खिलाए गए हैं, किस तरह से बैटिंग को लंबी करने के लिए गेंदबाजों में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, एंड उसके बावजूद बैटर्स ने कुछ खास किया नहीं है। मतलब जो टॉप ऑर्डर के बैटर है आपने लगातार एक तरह से गलत कॉम्बिनेशन खिलाए हैं, एंड ये चीज़ अभी इस सीरीज़ का एक तरह से सवाल नहीं है, ये पिछले ही सीरीज़ से चल रहा है, जहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा है, जिस पे एक तरह से कोई काम नहीं हो रहा था, एंड उसी का एक तरह से रिजल्ट ये है कि आप बैक टू बैक 2 सीरीज़ में एक तरह से इस तरह से परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत बेहतर कर सकते थे, एंड WTC एक तरह से दाव पे है। अगर आप बैटिंग देखोगे नीतीश कुमार रेड्डी ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है अपने पहले ही सीरीज़ में। इसके अलावा देखोगे यशस्वी जायसवाल ने स्टार्ट बढ़िया किया था एंड यहाँ पे आके 2 अच्छे इनिंग्स खेल गए हैं। इवन KL राहुल ने स्टार्ट बढ़िया किया था। आई थिंक इस मैच में शायद वो थोड़ा सा फेल हुए हैं, क्योंकि अगेन देखो उनको नंबर 3 पे पुश किया गया था और जिस 2 बॉल पे वो इस मैच में आउट हुए दोनों ही बॉल विकेट टेकिंग थे, तो फिर भी आप उन तीनों के लिए बोल सकते हो कि उनका ठीक ठाक एक तरह से रहा है। शुभमन गिल को आपने इस मैच में ड्रॉप कर दिया, जो कि पिछले 2 मैच में कुछ खास कर नहीं पाए थे, बट उम्मीद था कि अच्छा यहाँ पे करेंगे। एंड बाकी अगर आप देखोगे तीनों जो आपके सीनियर बैटर्स थे रोहित, कोहली एंड ऋषभ पंत, तीनों एक तरह से फेलियर रहे हैं। अब ऋषभ का फिर भी अगर आप देखो ये एक सीरीज़ है जो कि मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखो होम सीरीज़ में वो अच्छा ही कर रहे थे, बट विथ रोहित एंड कोहली अगर आप देखो इस साल दोनों का एवरेज जो कि वो 24 पॉइंट समथिंग है। आई थिंक विराट का शायद 24.5 है एंड रोहित का 24.8। एंड इस सीरीज़ की अगर बात करो तो आई थिंक रोहित का आई थिंक 10 से भी कम है, एंड विराट का भी आई थिंक अगर आप वो 100 हटा दोगे पर्थ में से तो उनका भी आई थिंक 10-11 का एक तरह से एवरेज है। एंड इन पर्टिकुलर आप देखोगे रोहित शर्मा का जो पिछला 7-8 टेस्ट मैच रहा है उसमें वो 10 या 11 का एवरेज एक तरह से कैरी कर रहे हैं विथ जस्ट 150। एंड विराट कोहली का अगर आप पिछले 5 साल से हाल देखोगे तो बहुत ही मतलब बिलो एवरेज रहा है, जितना कि उनका एक तरह से स्टैंडर्ड है। मतलब कि सिर्फ 3 शतक मारे हैं एंड 30-31 में एक तरह से एवरेज कर रहे हैं। एंड कॉन्स्टेंटली अगर आप देखो स्पिन के अगेंस्ट फंस रहे हैं एंड पेसर के अगेंस्ट ये जो आउटसाइड ऑफ वाली एक तरह से गेंद है वो एक तरह से उनको तंग कर रही है। रोहित के लिए अगर आप देखो तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो एक तरह से जोन में है जहाँ पे वो कुछ भी एक तरह से कॉन्फिडेंस देंगे फैंस को या टीम मैनेजमेंट को। एंड विद विराट कोहली वो जो उनकी एक तरह से वीकनेस है वो उनको एक तरह से बड़े रन्स मारने से रोक रही है। तो दोनों के साथ आई थिंक अभी टाइम आ गया है कि आप एक तरह से कुछ ना कुछ एक तरह से कॉल लो, क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता कि लगातार ये सीनियर खिलाड़ी जो कि आपके बाकी बैटर्स को एक तरह से लेट डाउन करेंगे। एंड स्पेशली द पर्सन द जीनियस जसप्रीत बुमराह, आई थिंक जितना उन्होंने एक तरह से यहाँ पे मेहनत किया है, एक आउटस्टैंडिंग सीरीज उनकी गुजरी है जहाँ पर आप देखोगे उन्होंने 30 विकेट चटका चुके हैं। जो सेकंड बेस्ट है शायद उनसे काफ़ी पीछे होगा। इस मैच में अब देखो उन्होंने 200 विकेट पूरे किए टेस्ट क्रिकेट में, एंड जिस तरह से उन्होंने सेकंड इनिंग्स में स्पेल डाला है आके 9 स्पेल में एक तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है 24-25 ओवर, जिसमें आई थिंक 2-3 ओवर्स के छोटे छोटे स्पेल कर रहे थे। एंड
एट द एंड उन्होंने एक तरह से कप्तान को कह दिया कि मेरे सब जोर नहीं लग रहा है, अब मैं बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा। हालांकि जो आखिर विकेट था वो उन्हीं के नाम गया, आई थिंक 5 पर ले लिया। आई थिंक डे 4 के एंड में अब देखो उन्होंने ले लिया था विकेट, बट वो नो बॉल हो गया था, तो अगले सुबह आके उन्होंने एक तरह से बोल्ड कर दिया। तो मतलब आपका प्रीमियर गेंदबाज बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है इस सीरीज में अभी तक देखो। एंड पता नहीं कि वो सिडनी में कितना एक तरह से इफेक्टिव हो पाएंगे कि नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा टर्न अराउंड टाइम नहीं है। इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जो कि पूरी जोश से एक तरह से हर मैच में हर इनिंग्स में एफर्ट डाल रहा है, लेकिन आपके बाकी के जो एक तरह से खिलाड़ी हैं, जो गेंदबाज है, वो उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखोगे जो एक तरह से आपने विकेट टेकिंग ऑप्शन है उसको एक तरह से लिमिटेड कर दिया है। वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी यहाँ पे बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं, बट ज़्यादा इफेक्टिव वो बैट के साथ हो रहे हैं। एंड आकाशदीप, मोहम्मद सिराज कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, बट उस हिसाब से नहीं जितना कि करना चाहिए। आकाशदीप थोड़े से अनलकी रहे हैं, उनको विकेट्स नहीं मिले हैं। एंड मोहम्मद सिराज अगर आप देखोगे मतलब जितना एक तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, बहुत कम दफ़ा एक तरह से वो रिदम में लगे हैं। अच्छा हुआ कि चौथे दिन पे उन्होंने एक तरह से बुमराह का सपोर्ट किया, अदरवाइज यही एक तरह से और भी बुरा हाल हो सकता था टीम इंडिया के लिए। खैर अभी इस सीरीज़ में एक और मैच बाकी है, एंड जैसा ही कहा कि अभी भी ये जो सीरीज़ है वो डिसाइड नहीं हुआ है, और ना ही WTC का जो सिनारियो वो एक तरह से डिसाइड हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही टीम क्वालिफाई हुई है फाइनल के लिए, वो है साउथ अफ्रीका। उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया पहले मैच में एंड कंफर्म कर लिया अपना प्लेस। दूसरे स्पॉट के लिए अभी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंकन टीम फाइट करेगी। एंड अगर टीम इंडिया आखिरी मैच जीत जाती है तो फिर वो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज़ काफ़ी क्रूशियल हो जाएगा। अगर इंडिया हारती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया हो सकता है क्वालिफाई कर जाए, तो अभी देखना पड़ेगा, उसमें टाइम है। लेकिन आई थिंक अगर बात करें, आई थिंक कुछ खबर आ रही थी कि हो सकता है कि रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच के बाद रिटायरमेंट ले ले, विराट कोहली के ऊपर कुछ कॉल आ सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कुछ अभी होने वाला है। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरा रोहित शर्मा का पोस्ट मैच, उनके बातों से तो नहीं लग रहा है कि अभी वो छोड़ के जा रहे हैं। तो सिडनी तो वो डेफिनेटली खेलेंगे एंड ऑब्वियसली विराट भी खेलेंगे। बाकी मुझे लगता है कि अब शायद टाइम आ गया है कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। कप्तानी तो 100% आपको बुमराह को देनी पड़ेगी रोहित से लेके। एंड एज फार एज बैटिंग ऑल्सो कंसर्न, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आप जो यंगस्टर है उनको एक तरह से परफॉर्म करने का मौका दो। हालांकि यही चीज़ हमने 2024 वर्ल्ड कप से पहले भी कहा था, जो T20 वर्ल्ड कप था, कि रोहित एंड विराट का टाइम हो गया है, अब नए खिलाड़ी को देना चाहिए चांसेस। लेकिन उन दोनों खिलाड़ियों ने एक तरह से कमबैक किया था, स्पेशली रोहित शर्मा, एंड ऑन ए हाई एक तरह से करियर एंड किया था। तो क्या वो चीज़ एक तरह से वो कर सकते हैं सिडनी में, या फिर वो चीज़ जाके इंग्लैंड सीरीज़ में कर सकते हैं। हालांकि अभी देखो कि विराट के पास एज है और उनके पास अभी टाइम भी है, एंड अगर वो अपने वीकनेस पे काम करते हैं तो फिर और 3-4 साल खेल सकते हैं, बट वहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट की एक तरह से झलक नहीं दिख रही है। एंड विथ रोहित शर्मा ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि उनके बैट से कुछ रन्स निकलेंगे, तो मे बी सिडनी हो सकता है उनके लिए आखिरी हो, बट हो सकता है कि वो अनाउंस ना करें, मे बी वेट करें चैंपियंस ट्रॉफी का या अगले सीरीज़ का इंग्लैंड में, जहाँ पे हो सकता है कि वो मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करे और फिर एक तरह से डिसीजन ले। सो डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, बट प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। बट जहाँ तक मेरा मानना है, मैं एक फ़ैन बॉय बन के नहीं, अगर मैं एक न्यूट्रल क्रिकेट फॉलोअर होकर देखूँ तो मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि आप दोनों ही सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने अभी निराश किया है, एंड इट्स नॉट जस्ट कि मतलब 1-2 मैच की बात हो, आई थिंक एक सैम्पल साइज़ है और अच्छी खासी सैम्पल साइज़ है, तो उसको लेके कभी एक और वीडियो में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए यही लग रहा है कि शायद द एंड इज़ नियर। अगर इंग्लैंड वाले सीरीज़ में नहीं होता है, आइडियली वहीं पे हो जाना चाहिए, क्योंकि एक नेक्स्ट साइकिल का एक तरह से स्टार्टिंग होगा। बट वहाँ पर आप देखो, अगर सीनियर खिलाड़ी को एक तरह से प्रीफर किया जाएगा तो मोस्ट लाइकली फ्रॉम नेक्स्ट होम सीरीज़, जो कि शायद सितंबर अक्टूबर के अराउंड होगा, तो उसमें तो ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे ये चीज़ हो। ट्रांजिशन का एक तरह से टाइम आया है, तो हो सकता है कि वो चीज़ एक तरह से पॉसिबल हो। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हो, जो भी मैंने पॉइंट्स एक तरह से शेयर किए हैं इंडिया टीम के इस लाचार परफॉर्मेंस को लेके, उसके बारे में अपना राय ज़रूर रखिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।